कि ख्वाब है अधूरा जी और दिमाग हो गया धतूरा। जी ख्वाब है अधूरा, दिमाग हो गया धतूरा, और किताबें लगती हैं अब फालतू का कूड़ा, जैसे नदिया में गड़ा हुआ सन का पूरा। बहुत बढ़िया। तो ये लिख दिया मैंने। तो मनोज मामा तो बहुत मजाकिया किस्म की थी, जी तो वो कहने लगे कि अगर ख्वाब है अधूरा, दिमाग हो गया धतूरा, जी तो आके कर खेती का काम पूरा। जी झाड़ सारों का कूड़ा और लेकर के नमक और मूरत, चबा बासी रोटियों का चूरा। उन्होंने मुझे ललकारा कि तुम यार इतना पढ़ करके इतना टेंशन में आ गई। न कमान खींचो न तलवार निकालो, जब तोपे हो मुकब्बिल तो अखबार निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आज आपको दुख होता है कि आप आईएएस नहीं बन पाए? कुछ तुमने छोड़ा, कुछ मैंने छोड़ा, क्या सब पढ़ लेगा? कि मैंने 4 बार आईएएस प्री दिया, यूपीएससी कहिए, चारों बार में क्वालिफाई कर गया। जैसे कहते हैं कि जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ये माँ बाप ने भी हमें सिखाया कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन फिर जब आप लड़की देखने जाते हैं तो कहाँ तक पढ़ी हो, कलर कैसा है, कितना पैसा देगा, तो फिर ये कौन बनाता है? देखिए, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटा कर देखो। लेकिन अभी ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। जिस दिन चोरी हुई मैं थोड़ा सा 2-3 घंटे दुखी रहा। मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने तुरंत ऑनलाइन मुंबई से 2600 रुपए की मैंने बांसुरी मंगाई। 3 से 4 दिन में वो बांसुरी आ गई थी। अब मैं बैठ के दिन भर वही बजाता हूँ सुबह से शाम तक। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जब वो 1000 बार फेल हो चुके थे तो इस सोसाइटी वालों ने, समाज वालों ने उसका मजाक उड़ाया। सब लोगों ने ये कहा कि तुम बार बार प्रयास करते रहते हो, तुमसे होना कुछ है नहीं, 1000 बार में तुमसे बल्ब नहीं बना है, अब तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि तुम इस तरीके से क्यों सोचते हो कि 1000 बार मैंने बल्ब नहीं बना पाया। आज की डेट में मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे कभी बल्ब बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात थी उसमें। और क्राइस्ट में फर्स्ट आना अपने आप में एक मायने रखता है। हमेशा टॉप की जगह हमेशा खाली रहती। कहते हैं सिंहासन हो चाहे शीर्ष हो चाहे शमशान हो, वहां आपको अकेले जाना, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। नमस्कार का मैं आनंद राजपूत आप सभी लोगों का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा प्रोग्राम शख्सियत शुरू हो चुका था और आप सभी लोगों को हमने पहला एपिसोड बना के दिखाया था, इस प्रकार से आप लोगों ने उसको बराबर रूप से स्वीकार किया है और बहुत प्यार दिखाया है। इसीलिए हमने अगले गेस्ट को बिना देर किए हुए तुरंत ही आमंत्रित कर दिया और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे इंजीनियर रमेश राजपूत जी। इनका थोड़ा सा परिचय देने के पहले मैं सभी लोगों को ये भी बता दूं कि जो मैं आप लोगों के सामने इतनी प्रखरता से, निडरता से बोल पाता हूं तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे शिक्षक रहे हैं, मेरे गुरुजी रहे हैं। पहले तो सर आपसे मैं माफी मांगूंगा कि आपके बराबर एक ही सोफे पे मैं बैठा हुआ। कोई बात नहीं। सभी दर्शकों को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, एक बार सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम सर का रमेश राजपूत जी है। सर का जो गाँव है वो बिहुनी है। शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन इनकी प्राइमरी स्कूल से ही हुई है। उसके बाद सर इलाहाबाद चले गए, 10th-12th वहाँ से किया। उसके बाद आईएएस की प्रिपरेशन सर ने स्टार्ट की वहीं से। कुछ आईएएस की प्रिपरेशन इन्होंने दिल्ली से भी की। आईएएस क्वालिफाई भी किया है इन्होंने। आईएएस का जो इंग्लिश का मेंस होता है सर ने वो क्वालिफाई किया हुआ है। और उसके बाद सर ने बीएड किया। फिर आज के टाइम पे सर अभी गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर भी हैं और साथ साथ ही बहुत से सामाजिक कार्य, लक्ष्य परिवार से भी सर जुड़े हुए हैं और निरंतर लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। संगीत में सर का विशेष रुचि है, योग में, तमाम चीज़ें हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम शख्सियत में। आनंद जी, जनता का राज और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे ही, क्योंकि लगातार मैं आपसे काफ़ी दिनों से परिचित हूँ, तो मेरा ये मानना रहा है, जो मेरा सर बेसिक समझ से शुरुआत थी, क्योंकि आज तो काफ़ी नॉलेज हो गई है तमाम चीज़ों की,
मैं सर जब स्टूडेंट था आपको पढ़ाते हुए देखता तो मैं हमेशा से आप में और अन्य शिक्षकों में एक डिफरेंस पाता था। हमेशा से ये लगता था कि ये अध्यापक जो है, क्योंकि उसके पूर्व में भी अन्य अध्यापकों से मैंने पढ़ाई किया हुआ था, सर मैं देखता था कि रमेश सर में कुछ तो अलग बात है। हम सर शुरुआत से ये इंतजार करते थे कि कब हम 9th में पहुंचेंगे और हमें रमेश सर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सर जो बेसिक डिफरेंस होता है टीचर्स में, वो सर क्या होना चाहिए? टीचर में क्या है कि टीचर्स के पास क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तब जब तक वो टीचर बनता है। तो मेन चीज़ क्या होती है, अगर वो अपनी क्वालिटी को बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। तो हम लोग करते क्या थे कि आप लोगों से फ्रेंडली पहले घुल मिल जाते थे, उसके बाद जो चीज़ वास्तविकता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। हो सकता है यही कारण रहा हो। जी बिल्कुल सर, ये तो दर्शकों के अलावा मेरा व्यक्तिगत सवाल था पर्सनल, इसीलिए मैंने इसको पहले पूछ लिया। मैं सर शुरू करना चाहूँगा सभी दर्शकों के साथ। तो सर पहला प्रश्न जो मेरा आपसे रहेगा, सबसे पहले तो सर आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दीजिए। पारिवारिक देखिए, मेरा जन्म ग्राम बिहुनी में हुआ और जहाँ तक पारिवारिक का जो बैकग्राउंड है वो तो हम बहुत पुअर फैमिली ही कह सकते हैं आप उसको। और अभी भी अगर आप गांव में जाएंगे बिहुनी में तो देखेंगे कि पूरे मोहल्ले में अगर जो कच्चा मकान है वो समझ जाना कि इंजीनियर रमेश राजपूत का है। और लेकिन हम लोग खुश इस बात से रहते हैं कि लगभग 5 पीढ़ी हो गई और अभी हम सभी लोग एक साथ एक ही मकान में रहते हैं और खाना बनाते हैं सब साथ में। ये थोड़ा अच्छा लगता है। और लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं इतने सब लोग मिलनसार हैं कि कभी किसी को ऐसा एहसास नहीं होता है कि सब लोग अलग हैं, पूरे परिवार की तरह रहते हैं। सर आप कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई और 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो सर अभी भी आपका कहना है कि 5 भाई और 5 बहुएं एक ही घर में रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये दर्शकों, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए तो सर को अलग से पुरस्कार मिलना चाहिए सर की फैमिली को। ये तो आपके बहुत बड़ा, क्योंकि सर ये हम समाज में भी देखते आ रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता है। 2 भाई भी अगर हैं, जैसी किसी भी एक भाई की अगर शादी हो जाती है तो हम समाज में लगातार देख रहे हैं तुरंत अलग अलग सिस्टम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कम से कम सर ये सुन के ही इतना अच्छा लगा, तो जब साथ में आप रहते होंगे तो कितना अच्छा नहीं लगता होगा। अपने आप में अच्छा। सामाजिक रूप से एक मिसाल। बिल्कुल पिताजी की इच्छा रही है हमेशा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप लोग अलग ना हो जाएं। पिताजी 2009 में एक्सपायर कर गए जी। और लेकिन माताजी अभी जीवित हैं और माताजी की इच्छा है कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक आप लोग अलग ना हों। अब बड़े भाई हैं जो उनकी उम्र तकरीबन 65 ईयर्स होगी, उनकी इच्छा है कि आप अलग ना हों। तो मुझे लगता है ये कारवां चलता रहेगा सर। और हमारी दुआएं हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ये कारवां लगातार चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस घर से समाज के सभी लोग सीखें। हालांकि मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो आज के इस इंटरव्यू के बाद, एपिसोड के बाद समाज में और अन्य लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। पहले सर आपने स्वयं शिक्षा ग्रहण की जी, उसके बाद अब अगर देखा जाए आप शिक्षक हैं जी। सर ये शिक्षा से लेके जो शिक्षक तक का सफर है, ये आपने सर SBTI कानपुर से बीटेक भी किया हुआ है। जी जी। तो वो लाइन अलग, ये लाइन अलग, थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा इसका मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्राम बिहुनी में की। ठीक है सर। और ये तकरीबन 1990-91 की बात है और मैं 1 से लेकर के कक्षा 8 तक फर्स्ट रहा क्लास में। अच्छा। तो हमारे जो प्रधानाध्यापक महोदय थे श्री राम गोपाल जी, जो छानी के थे जी, उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि बच्चा बड़ा होनहार है, इसको बाहर इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेज दो। तो पिताजी थोड़ा बहुत मूड बनाने लगी। उसी समय एक नई घटना क्या घटती है कि 1991 में स्वामी ब्रह्मानंद जी की, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की मूर्ति का अनावरण होना था जी। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, यहाँ पर आए जी। तो हम भी उनको देखने के लिए आए थे जी। तो औंता के जो श्री श्याम सुंदर फौजी जी हैं और श्री सुगर सिंह माट साहब औंता वाले हैं, वो नए नए टीचर बन के आए थे और ये उस समय स्टूडेंट थे जी। तो सब लोगों ने हमको मंच शेयर करने का मौका दे दिया। मतलब एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के मंच में हमें जाने का मौका मिला। हमने वहाँ पर अपनी कुछ बात रखी जी। तो लोगों ने कहा कि आप यार बच्चा बड़ा होनहार है,
इसको बाहर पढ़ाओ, तो पिताजी ने मूड बना लिया कि इनको इलाहाबाद भेजते हैं। और मैं इलाहाबाद चला गया, और वहाँ जब इलाहाबाद चला गया तो सबकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। और उस समय वो दौर था कि बच्चा अगर कोई पास भी हो जाता था तो बड़ी खुशियाँ होती थी। उस समय भी मैं हाई स्कूल में जाके फर्स्ट डिवीजन पास हो गया इलाहाबाद से। हाँ, इलाहाबाद में जब मैं IISc में फर्स्ट आया तो हमारे जो प्रधान अध्यापक यहाँ जूनियर हाई स्कूल के थे, इन्होंने पत्र भेजा। उस समय मोबाइल तो चलते नहीं थे, वो पत्र आज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा बहुत बहुत बधाई और मेरी इच्छा है कि आप IAS बनो। तो एक वहाँ से लगा कि चलो IAS बनते हैं। फिर कंडीशन कुछ मैंने भी सोचा कि भाई 5 भाई हैं, जब 4 भाई अभी कुछ नहीं कर रहे, मैं अकेला छोटी बहुत मोटी नौकरी करके क्या करूंगा, बनूं तो IAS ही बनूं। तो हो सकता है कि सबके साथ सबका विस्तार बढ़ा दूं, और नहीं फिर जैसे सब लोग रहते हैं मैं भी रहूं। तो मन में ठान लिया। 10+2 के बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की और HBTI कानपुर मैंने मतलब चुना उसको। उसके चुनने के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। अपने यहाँ जो गुहांड के श्री गुलाब सिंह जो इस समय ADM की पोस्ट पर हैं, उन्होंने भी HBTI से BTech किया था। तो हमने कहा HBTI, तो HBTI में हम लोगों ने भी एडमिशन ले लिया। वहाँ से BTech करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे एक सीनियर थे जो फिडजी कोचिंग दिल्ली में टीचर थे, वो कह रहे थे आप सिविल सर्विस के लिए ट्राई करो। तो चारों तरफ से कुछ ऐसा माहौल था सिविल सर्विस। तो मैंने BTech करने के बाद किसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं दिया और जाके मैं UPSC की तैयारी करने लगा। UPSC की तैयारी करने में हुआ कि पहले ही अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाई कर गया, मेंस इंग्लिश क्वालिफाई कर गया। और जब मेंस की मार्कशीट आई सामने तो मैं देखता हूं कि निबंध में मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं कि उस समय की जो IAS टॉपर थी उससे कम से कम 6 या 7 मार्क्स ज्यादा हैं। तो बहुत एक इच्छा होगी कि चलो अब तो IAS बनेंगे। और उसी समय बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया। घर से वैसे ही पुअर कंडीशन थी, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं था, सब सेल्फ स्टडी से चल रहा था। और जा करके मैं कम से कम 3 से 4 बार मैंने मेंस दिया और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, 8 to 850 मार्क्स लाया। लेकिन फाइनली मैं IAS नहीं बन पाया। उस समय कंडीशन काफ़ी बिगड़ गई और हम लोग यहाँ पर क्राइस्ट कॉन्वेंट के मैनेजर साहब ने बहुत अच्छा ऑफर दिया कि आप केमिस्ट्री पढ़ाइए यहाँ 10+2 को और एक पीरियड का आपको 10,000 देंगे। तो हमने कहा ठीक है, आ गए यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने लगे क्राइस्ट में। आप लोग भी थे उस समय। जी सर। और जब मैं यहाँ पढ़ाने लगा तो मन थोड़ा व्यथित रहने लगा कि यार क्या BTech किया, सिविल सर्विस में इतने ऊंचे तक गए, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर पढ़ाने लगे। तो हमारी कुछ फ्रेंड सर्किल, एक हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट हैं बांदा में अशरफी जी, वो मेरे रूम पार्टनर रहे। तो उनके माध्यम से एक मनोज दीक्षित जी हैं जो इस समय महुआ में टीचर है, मामा लगते हैं। उनके माध्यम से ऐसे उस समय फोन भी खरीद लिया था, तो सोनी वाला आपने देखा होगा, उसके माध्यम से मैसेज होते रहते थे। तो हमने उनको लिखा अपनी बुंदेलखंडी भाषा में। कविताएं करने का शौक था। HBTI में भी मैं कवि नंबर 1 पुरस्कृत हुआ और इलाहाबाद में भी कवि नंबर 1 पुरस्कृत हुआ। कुछ कविताएं मैंने स्वामी जी के ऊपर लिखी जो फेसबुक पर भी हैं। तो मैंने उनको बुंदेलखंडी भाषा में लिखी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अगर ये दोनों लोग अशरफी जी, मनोज दीक्षित जी और घर के भाई साहब, सब लोगों को बड़ा योगदान था। तो हमने कहा कि चलो फिर से जब टीचिंग लाइन में आ गई तो BEd कर लेते हैं। तो BEd का मैंने फॉर्म भर दिया। BEd का फॉर्म भर दिया तो लगा कि यार क्या टीचिंग करें, मैं एग्जाम देने के लिए नहीं गया। संयोग से पेपर कैंसिल हो गया। तो हो सकता है संयोग ही रहा हो, तो दोबारा एग्जाम हुई, मैं चला गया और मैं टॉप 10,000 में था यहाँ पर और अच्छी रैंक मिली। तो मैंने DVC उरई से BEd कर लिया। BEd करने के बाद उसी समय BSP की गवर्नमेंट थी तो TET आ गई। TET में मैं 125 से ऊपर मार्क्स लाया और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रैंकर के रूप में यहीं पर टीचर हो गया। तो कई ऐसी परिस्थितियां रहीं कि नहीं ऐसा मौका मिल पाया। जबकि इलाहाबाद में मैं इलाहाबाद से दिल्ली चला गया और मैंने द स्टडी जो मणिकांत सिंह सर की है कोचिंग, उसमें एडमिशन लिया है। श्री दिव्य कीर्ति सर के यहाँ भी गया, लेकिन वहाँ पूरा समय नहीं दे पाया दुर्भाग्य से। और फिलहाल इस समय आपके सामने हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने IAS की भी प्रिपरेशन की है, क्या आज आपको दुख होता है कि आप IAS नहीं बन पाए? नहीं, इसका बिल्कुल दुख नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम लोग सोचते हैं, समाज से जुड़ते हैं। तो जब मैं यहाँ पर उजनेह में मैं इस समय पोस्टेड हूँ, तो उजनेह में एक बहुत यहाँ के पुराने टीचर थे, धगवा के कोई पंडित जी, मैं उनका नाम नहीं जानता।
तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप ये सोचते रहेंगे ये मुझे कुछ बनना है, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। जब आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे कुछ करना है, तो आप कभी टेंशन में नहीं रहेंगे। तो मैं बनने के पीछे नहीं रहता हूँ, मुझे कुछ करने के पीछे रहता हूँ, और अच्छा करना है, चाहे आप IAS रहें या टीचर रहें या एक किसान रहें, जो करना है तो करना है। बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा है, सर अध्यापक रहे हैं, मैं सर की कक्षा में बैठा हुआ हूं। तो आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सर से मैं पहले से सुनता आ रहा हूं, मैंने फॉलो किया अपने लाइफ में। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सर कह रहे हैं, मैं अभी उन चीज़ों का पालन करता हूँ। कहते हैं कि एक जो शिष्य होता है वो अपने गुरु की सोच के आधार पर ही अपना रास्ता बनाता है। तो मैंने अपने सभी शिक्षकों से जो मुझे सीखने को मिला, मैंने सबको कंपाइल कर लिया, और उसी बेसिस पे सर मैंने भी अपने जीवन का आधार बनाया है। क्योंकि मेरा सर ये मानना है कि शिक्षक अपने आप में तभी बनता है जब वो अलग अलग जगह से बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे करता है, फिर वो अपने क्लास में बच्चों को डिलीवर करता है। मुझे तो सर बहुत खुशी होती थी कि आप हो गए और अन्य शिक्षक, ऐसे कम से कम 10 से 12 शिक्षक में 1 साल के अंदर मैं सर सीख रहा हूँ। हर एक शिक्षक से मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी चीजें बेस्ट उठा लें तो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाई। बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल 2 चीजें इसमें हैं कि शिक्षक बनना और शिक्षक होने में काफी फर्क है। जी सर। क्योंकि कई लोग ऐसा लगता है कि मैं अब शिक्षक बन गया, थोड़ा सेफ जोन में आ गया, लेकिन नहीं, अब आपकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई, क्योंकि वो बच्चे ज्यादातर हम देखते हैं परिषदीय विद्यालय में उन्हीं लोगों के बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी थोड़ा कमजोर है। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि उन बच्चों को अपना बच्चा मान करके ऐसा पढ़ाएं कि वो बच्चे, हो सकता है कि कोई आगे चल के पता नहीं कोई नेता बने, कोई IAS, कोई PCS या कोई डॉक्टर इंजीनियर बने। तो शिक्षक बनना और शिक्षक होने में फर्क है। और हम शिक्षक अगर हैं तो आप आकर के स्कूल में देख सकते हैं कि ये कैसा पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, मैं, क्योंकि मुझे तो कोई डाउट नहीं है, मैं तो उन बच्चों को भी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं जो बच्चे आपकी कक्षा में बैठे होंगे। क्योंकि मैं जानता हूं, एक बार मैंने आपकी फेसबुक पे कमेंट भी किया था कि ये बच्चे नहीं जान रहे हैं कि ये क्या सीख रहे हैं। मेरे बच्चे 20 से 25 साल की उम्र पार करेंगे तब इनको एहसास होगा कि उस समय उस क्लास में बैठे बैठे उन्होंने क्या से क्या सीखा है। सर ये चर्चाएं चलती रहेंगी। और इसके साथ ही सर मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आपने सर जिक्र किया है कि उस समय बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया था। अगर रमेश राजपूत जी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो क्या आज वो IAS होते? इसके लिए 2 चीजें मुझे लगती हैं कि उस समय हो सकता मैं पूरी कोचिंग कर पाता और बन जाता जी। लेकिन अब मैं इस लेवल पे हूं कि मुझे लगता है कि केवल अर्थ है जो या पैसा है, केवल ये समस्या नहीं है। अब हमारी जो एक मेंटल एबिलिटी है और जो मानसिक सोच कह सकते हैं उसको, ये भी बहुत मायने रखती है। अभी मैं पिछले जब से 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, कई गाँव में घूमा, रेवटा, बसेला भी गया, या नाहदौरा, उजने, अपने गांव में गया, धमना में भी किया सो। तो लोगों से मैंने ये क्वेश्चन अक्सर पूछा कि ये बताओ कि यार आपके गांव में कई ऐसे बच्चे हैं क्या जो काफी काबिलियत रखते हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए? तो सबने कहा हाँ यार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काफी अच्छे थे लेकिन परिस्थिति खराब थी, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। फिर हमने एक क्वेश्चन और पूछा उन लोगों से कि आपकी नजरों में कोई ऐसा ड्रिंक करने वाला है कि जिसकी परिस्थिति बिगड़ गई, उसने ड्रिंक छोड़ दी हो? बोले यार ऐसा तो कोई नहीं कि परिस्थिति ड्रिंक कर रहा था और परिस्थिति बिगड़ गई, ड्रिंक करना नहीं छोड़ा। तो वास्तव में जो मानसिकता है और जो अर्थ है वो दोनों चीजें मायने रखती हैं। और अगर कोई सोचे कि अगर केवल पैसे की वजह से नहीं बन पाया तो ये भी सही नहीं है। उस समय और भी कई परिस्थितियां रही होंगी। उसके लिए एक परिस्थिति ये थी कि मैं केमिकल टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया था और सिविल सर्विस में इसके कोई सब्जेक्ट नहीं थी यूपीएससी में। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एड से वहां पर तैयारी की। तो मेरी पूरी मतलब जो जर्नी थी वो मैंने 0 से स्टार्ट की। तो हो सकता है कहीं चूक रह गई हो। कुछ समय क्राइस्ट कॉन्वेंट में भी आपने पढ़ाया, मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था जी। आपने कहा मैं सर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी होने लगा कि इतना पढ़ाई किया है, इतना मेहनत किया। यहाँ सर का जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो फनीएस्ट साइड है, जो ऐसा स्टूडेंट हमको बहुत पसंद आता था। सर की सालगिरह थी, उसके अगले दिन ही सर के ससुर जी ने एक मोबाइल गिफ्ट किया सर को, सोनी एरिक्सन का जी। तो क्योंकि हमारे स्कूल में क्राइस्ट कॉन्वेंट में अभी मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई भी टीचर मोबाइल लेके नहीं जा सकता है। बिल्कुल।
तो क्योंकि वो मोबाइल सर के ससुर जी ने गिफ्ट किया था अगले दिन, जैसा कि सर ने कहा, सर को इतने प्रिय था, सर अगले दिन वो उस मोबाइल को क्लासरूम में लेके आए, स्कूल में लेके आए, बिल्कुल, और कोई उसको देखे ना, इसीलिए उसको रैपर में, पेपर के रैपर में कवर करके ऊपर डाल दिया जी। सर ने। हालांकि बच्चों को उसके बाद भी निडरता सर में बहुत शुरू से ही रही है, उसके बाद भी सर ने क्लास में हम लोगों को दिखाया। फ्री पीरियड था क्योंकि वो कैजुअल पीरियड था, कोई अध्यापक नहीं आया था, तो सर को भेजा गया था। उस टाइम पे हम लोग छोटे थे तो हमें सौभाग्य नहीं प्राप्त होता था, सर 8th स्टैंडर्ड में आपकी क्लास नहीं लगती थी, 9th से आप या 10th से क्लास ले देते जी। मैं 11th 12th में ही ज़्यादातर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई, बाद में 9th में भी कुछ पढ़ा दिया जी। तो सर यहाँ पे मोबाइल डाले हुए थे ऊपर वाली जेब में, हम लोगों को लगा कि सर पैसे डाले हुए तो हम लोगों ने सर से पूछा कि सर ये क्या है? कह रहे देखो कल मेरी सालगिरह थी और मेरे ससुर जी ने ये मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है। तो इसमें मैंने रात भर न्यूज भी देखी है और तमाम इसमें फीचर है, सर ने 2-3 फीचर क्लास में बताए भी हम लोगों को। तो सर ये भी हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि यहाँ पे सर बाकी अध्यापक होते तो बहुत संभाल के चलना, वहीं पे हम एक दूसरे अध्यापक को देखते थे जो बहुत हंसमुख खुश मिजाज है, बिल्कुल मस्त रहना, कोई टेंशन नहीं। IAS एग्जाम क्वालिफाई किया नहीं हुआ, या मान लो किसी परिस्थिति की वजह से, तमाम एक्सपीरियंस सर हम सुनते रहते थे। लेकिन प्रेजेंट में उस मोमेंट में कैसे रहना है, उस मोमेंट को कैसे एंजॉय करना है, केयर फ्री कैसे रहना है, ये भी सर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है अपने आप। बिल्कुल, उसमें है क्या कि वी शुड टेक अवर लाइफ एज इट कम्स, जैसे जिंदगी आए आप वैसे अगर उसको जिएंगे तब आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो अगर उससे हम घबरा गए तो बिगड़ जाएंगे। जैसे मैं बीटेक करके जब गया तो हम वहाँ 5 टीचर हैं, आप जानते हैं कि सबको लगता है कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँ, मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि चाहे हमें जो सब्जेक्ट दे दो, तो हम इंग्लिश पढ़ाने लगे, जबकि साइंस के टीचर हैं और इंग्लिश पढ़ाने लगे। फिर उसके बाद हम योग कराने लगे, म्यूजिक भी सिखाने लगे, कला बनवाने लगे, हिंदी संस्कृत जो मनाया हमने कहा वही पढ़ो। तो सर ने बहुत जल्दी जल्दी ये 3 से 4 चीजें कह दी हैं, हालांकि इनके बारे में हम डिटेल अभी बात करने वाले हैं। तो सर इतनी आसानी से योग, संगीत और कला से आपको जाने नहीं देंगे, डिटेल में इसका डिस्कशन जरूर होगा। सर एक और बात, आप जब भी मंच पे खड़े होते थे तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक ऊर्जा आ जाती थी कि चलो अब सर को सुनने को मिलेगा, सर को सुनने को मिलेगा। एक बार मैं सर इंसिडेंट आपको बता दूं, आपको शायद पता नहीं होगा। इतनी सर हमें उत्सुकता होती थी कि सर 15 अगस्त का दिन था, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि रमेश सर आएंगे, कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करके लाए होंगे सर और बोलेंगे। उसी टाइम क्या हुआ सर, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ आप जानते हैं, तो मैनेजर सर ने मुझे बुलाया, कह रहे हैं, और PT राम मनोहर सर थे, कह रहे हैं ये झंडा तिरंगा है, तुम जो बिल्डिंग के ऊपर वो सर पोल लगाओ लगा था, हाँ, कह रहे उस पर लगा के आओ, क्योंकि ऊपर हॉस्टल वालों को अलाउड नहीं था। मैं अच्छा स्टूडेंट था तो मुझे परमिशन मिल जाती थी, कह रहे तुम ही जाओ लगा के आओ। और उसी टाइम आपका नाम अनाउंस हो गया। अच्छा कि रमेश सर बोलेंगे, तो मैं ना भी नहीं कर सकता और मैं आपकी स्पीच भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं सर इतनी जल्दी दौड़ के गया, मेरा ध्यान आपकी तरफ था। दुर्भाग्य से सर कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, वो झंडा सर में सीधा ना लगा के मेन बिल्डिंग पे उल्टा लगा के आ गया। अच्छा। तो जो सैफरन कलर है वो नीचे और बाकी जो कलर ग्रीन कलर है वो ऊपर। अच्छा। इतनी बड़ी मिस्टेक, वहां तो मुझे पता नहीं चला, मैं दौड़ती आया फिर कि रमेश सर का एक भी लाइन ना छूटे। मैं आपको सुनता रहा, बहुत मजा आया। बाद में किसी ने फोन करके बताया होगा, फिर उसको ठीक किया गया, क्योंकि और कोई स्टूडेंट होता तो या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता, बिल्कुल। या उसको पनिशमेंट मिलता। बाद में मैंने अपने आप में सोचा कि कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। बताइए सर, नेशनल फ्लैग को उल्टा लगा दिया जाए, बिल्कुल बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन सर मैं अपने आप को देखता हूँ तो सर कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता भी होती थी कि रमेश सर का एक भी लाइन नहीं छूटना चाहिए। इसमें है क्या कि जब भी आप मंच पे हों, जैसे हम आपको सुनते हैं, अवधेश जी को सुनते हैं, चाहे राघवेंद्र जी हों जी, कि जब आप नेचुरल रहेंगे जी, तो आप हमेशा ना तो कभी किसी चीज में डर लगेगा जी, और ना आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया जी। तो जैसे हम वहां पर एक मुझे वाकया याद आ गया, क्राइस्ट कॉन्वेंट में हम मंच से बोल रहे थे और विनोद सर हमारे सामने खड़े थे, काला चश्मा लगाए जी। तो हमने कहा कि ऐसा है कि माहौल भाई, एक कुछ किसी ने सैड सॉन्ग गाया था, राष्ट्रीय गीत, तो माहौल शांत था। हमने कहा इसमें कुछ हंसी कैसे उत्पन्न हो, तो हमने कुछ एक शायरी याद आ गई, हमने कहा कि
मेरा दिल तेरी झील सी आंखों में डूबना चाहता है, विनोद सर को, मेरा दिल तेरी झील सी आंखों में डूबना चाहता है, मगर क्या करूं तेरा चश्मा अड़ जाता है, चश्मा बीच में आ जाता है। ये लाइनें सर, तो वहाँ माहौल थोड़ा जो खुशनुमा हो गया। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि आप मंच पे हो, घर पे हो, चाहे जहाँ रहें, अगर आप थोड़ा सा नेचुरल रहेंगे जी तो आप खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। बिल्कुल सर, आपने एक लाइन सुनाई, ये पूरी दोनों लाइनें मुझे याद थी। उसके अलावा जो भी आपने मन से बोला हर चीज मुझे अब तक याद है। आपने सर एक बार ये भी शायरी सुनाई थी, कुछ लाइनें, आप बुंदेलखंड की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा था, सोचता हूँ झोपड़ी को महल कर दूं, सोचता हूँ झोपड़ी को महल कर दूं, किसी गरीब के नाम अपने कुछ पल कर दूं, और बहुत दिनों से बंजर पड़ी है इस क्षेत्र की व्यवस्था, सोचता हूँ इस बंजर के नाम कुछ फसल। बहुत बहुत यही था, तो ये भी मुझे अब तक याद है। चलिए। और एक लाइन आपने ये भी बोली थी ना, कमान खींचो ना तलवार निकालो, जब तोपे हो मुकब्बिल तो अखबार निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं सर तमाम चीजें अभी मैं प्रयोग करता हूँ। पिछला एक वीडियो हमने शूट किया था तो मैंने ये लाइनें बोली भी थी सर। और बिल्कुल अखबार इसलिए जरूरी चीजें हैं कि देखो, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि ताकत तो उनको जरूरत होती है ताकत की जिनको कुछ बुरा करना हो, अच्छा करने के लिए तो प्रेम ही काफी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही सर तमाम चीजें हैं जो आपसे हमेशा सीखने को मिलती रही हैं। इसीलिए लगा कि आज वो दायरा और बढ़ाया जाए, और जो ऑडियंस हमारे हैं, दर्शक हैं, इनमें भी कुछ युवा बच्चे जो देखते होंगे सर को या हमें देखते हैं, तो बहुत कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, कि जो आज के युवा हैं, कहीं ना कहीं सर रोजगार तो बहुत कम हो गया है। उन युवाओं को कितनी जरूरत है कि वो रोजगार के पीछे भागें या फिर खुद का स्वयं का रोजगार पैदा करें। सर ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को शांत कैसे रखें? इसके लिए ये है कि बच्चे में अगर काबिलियत है जी तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब हुआ क्या है जी कि हमारे यहाँ जो डिग्रियां आ गई हैं, जी वो डिग्रियां केवल कागज के टुकड़े भरे, बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया। क्यों? या हम ये ना कहें कि भाई एज हमें गवर्नमेंट टीचर है, सरकार की कोई कमी नहीं बता रही हैं, लेकिन जब ये माहौल चला कि बच्चे पास होते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, उनको फेल ही नहीं होना है, तो ऐसा हुआ कि जब बच्चे जब पास हो रहे हैं तो टीचर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई और आगे चलते गए। तो हमारी जो ये पास हो करके फौज खड़ी हो गई, इसमें वो काबिलियत नहीं आ पाई। अगर जो काबिल हैं तो रोजगार, जो नौकरी, हम नौकरी को बहुत भले ही नौकरी करती है, इससे काम चल रहा है, लेकिन नौकरी अच्छी चीज नहीं है। अगर आप अपने हाथों काम करते हैं, अपना स्वयं का कोई बिजनेस या सेटअप जो भी है उस पर काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। आज अगर हमारी कोई तुलना मुकेश अंबानी जी से करें तो कर सकते हैं, हमारे जैसे वहाँ 50 नौकर लगे हुए हैं, क्या उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब की? नहीं की। तो गवर्नमेंट जॉब का एक जो दायरा है वो बहुत सीमित है। लेकिन अगर आप उससे आगे निकलना चाहती हैं तो सेफ जोन से आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो नए जो युवा हैं वो जो भी काम करें, हम करें कितना भी छोटा काम करो। हमने वो एग्जाम्पल दिया था आपको भी, मैं बांधा गया था वहाँ तिंदवारा में, तो देखा कि वहाँ के प्रधान जी ने हमारी जूठे बर्तन धुल रहे थे। तो अगर बच्चों में ये सोच डेवलप होगी कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम कोई भी हो उस पर आप टॉप पे जाने की कोशिश करिए, और हमेशा टॉप की जगह हमेशा खाली रहती। कहते हैं सिंहासन हो चाहे शीर्ष हो चाहे शमशान हो, वहां आपको अकेले जाना, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। क्या बात है। मैंने सर ने जैसा कि जिक्र किया कि वहाँ के प्रधान जी बर्तन धुल रहे थे, उसके बाद सर मैंने एक तस्वीर भी देखी है, आपने उनका सम्मान किया था, उनके पैर छूकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीखने की बात है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब एक गांव का मुखिया जूठे बर्तन धुल सकता है इस भाव से कि चलो जो भी है हमारे मेहमान हैं, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि आने वाले मेहमान किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, किस समुदाय से हैं, मेहमान तो मेहमान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान मेहमान। सर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई को उतनी अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। सर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सर वो बच्चा जिम्मेदार है या उसको पढ़ाने वाला शिक्षक जिम्मेदार है? इसके लिए हमारा कहना है कि जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर डालना सही नहीं रहेगा। जैसे आज हम भले ही शिक्षक हैं तो इसमें हम ये नहीं कहना चाहते कि इसमें हमारी काबिलियत की वजह से शिक्षक हैं। उस समय का समाज ऐसा था कि हम देखते थे कि ग्रेजुएट तो पूरे गांव या मोहल्ले में एक आध हुआ करते थे,
जी। और ड्रिंक और गैम्बलिंग, जुआ शराब भी एक आध ही किया करती थी जी। और आज क्या माहौल है कि ग्रेजुएट देखो तो जिसके ऊपर कहो वही ग्रेजुएट घूम रहा है, लेकिन ड्रिंक और गैम्बलिंग भी लगभग हर एक कर रहा है। जी। तो समाज जो होता है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे जिम्मेदार है। अगर उस समय जब हम पढ़ रहे थे, अगर हमारा पूरा मोहल्ला जुआ खेल रहा होता, पूरा मोहल्ला दारू पी रहा होता, तो आज के हम शिक्षक होते, हम भी उन्हीं के बीच में कहीं सोटर लगा रहे होते। जी सर। तो ये चीज है, तो इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है और हमें समाज के प्रति काम करना पड़ेगा। केवल अगर हम शिक्षक या बच्चे को जिम्मेदार ठहराएं तो नहीं है। अब बच्चा है, बच्चा स्कूल जा रहा है और वो सामने देख रहा है कि पिताजी आराम से सुबह सुबह जाग करके यहाँ ताश खेल रहे हैं दरवाजे के सामने, तो ये बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा शिक्षक के साथ कितनी मुश्किल से 5 या 6 घंटे रहता है, 18 घंटे कहाँ रहता है? माँ बाप के साथ या समाज के साथ। तो क्या वो 6 घंटे वाला जिम्मेदार है कि 18 घंटे वाला जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सबके ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कहा सर आपने, जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर कलेक्टिवली सबको ही लेना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी बदलाव संभव है, अन्यथा किसी कमरे में बैठकर किसी कुर्सी पे बैठकर हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां ही उठा सकते हैं। वो नहीं है, खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी। जब एक बच्चा आपसे कुछ पूछता है, मुझे याद आता है कुछ बच्चे डाउट पूछते थे जो सर ने पढ़ाया भी नहीं, उसके आगे का भी अगर कुछ पूछने लगते थे तो सर बहुत ही ह्यूमरस वे में कहते थे, कुछ तुमने छोड़ा कुछ मैंने छोड़ा, क्या सब पढ़ लेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की बात ये है कि हम बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, क्लास में कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं जी। और कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। अगर हम केवल कमजोरों पे काम करेंगे तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा जो पढ़ने में तेज हैं। अगर उनके आधार पे चलती हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, तो हमारी जो क्रीम को अगर हम लेकर चलते हैं तो जो 90% हमारी जो फौज है वो छूट जाएगी, जबकि हमें काम उन पर करना है जो ज्यादा है। तो जब सबके ऊपर काम करना है और आपने डायरेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो इस समय प्रासंगिक नहीं है, तो हम उसके लिए कह देते हैं कुछ तूने छोड़ा कुछ मैंने छोड़ा, क्या सब पढ़ लेगा? जबकि क्राइस्ट में मुझे ज्यादा पैसा सिर्फ इसीलिए मिलता था, या एक पीरियड का सर ने मुझे 10,000 देना शुरू किया कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको मैं कभी कल के लिए नहीं टाला कि बेटा मैं कल बताऊंगा। आपने क्वेश्चन पूछा सिलेबस का, मैंने तुरंत आंसर दिया, इसी के बस मैं पैसे लेता था। जो भी आपको डाउट होगा, आपने क्वेश्चन पूछा एक्सरसाइज का, मैंने वहां सॉल्व कर दिया, इसी के मैं पैसे लेता था। और लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा कि अननेसेसरी क्वेश्चन है या इस समय प्रासंगिक नहीं है और हम थोड़ा अंतर विषय हो जाएंगे या अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, तो उसको हम मजाक मजाक में कह देते कुछ तूने छोड़ा। और साथ में एक और कहता था जो आप भूल गए बात, कि जिसको छेड़ो उसको छोड़ो नहीं, और जिसको छोड़ो और उसको छेड़ो नहीं। क्योंकि अगर आपने नई प्रॉब्लम उठा लिया बीच में छोड़ दिया तो मतलब क्या निकलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सर ने बहुत आराम से कह दिया है। मुझे 10,000 रुपए मिलते थे एक लेक्चर का, उस समय की बात है, ये 2010 के लगभग की बात है सर। और उस समय 30 मिनट पढ़ाने का 10,000 रुपए एक प्राइवेट स्कूल में, उस समय सर ये हाईएस्ट जो फुल टाइम रहते थे वहां भी किसी को 10,000 मुश्किल से नहीं। उस समय जो प्राइमरी के गवर्नमेंट टीचर हैं उनका वेतन भी 10 से 15 और 17,000 के बीच में ही था जी, बिल्कुल 2007 के आसपास। हाँ, और बात मुझे याद आती है, जब मैं 11th-12th में आ गया था फर्स्ट बेंच पे, क्योंकि बैठता था, रोटेशन होता था, आपको मुझे नहीं पता याद है कि नहीं, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था और मेरा रोटेशन क्योंकि मैनेजर सर ने बंद कर दिया था कि फर्स्ट बेंच पे ही बैठेगा, तो लगातार ब्रेक में, क्योंकि ब्रेक हो जाता था तो उसके बाद आप मेरे बगल पे आके बैठते थे बेंच पे। एक बार सर मुझे याद आता है, करेक्शन हो रहा था, एग्जाम हुए थे हम लोगों के, तो जैसा कि कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होती है हमारे क्लास में होती थी जो जानबूझ के लेके आती थी, कभी सर इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें करेक्शन कर दीजिए, इसमें करेक्शन कर दीजिए। तो सर ने कहा, यार एक लड़की थी, तो मैं बैठा हुआ था, क्योंकि अब हम लोग कुछ बच्चे जो टॉपर्स थे वो ध्यान रखते थे कि किसका किसका सर नंबर बढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि रैंक डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्ची आई, रोने लगी, सर इसमें प्लीज प्लीज प्लीज, जबकि बढ़ भी नहीं रहे थे। सर ने कहा तुम ऐसे ही हर बार करती हो, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो बच्ची रोने लगी। सर ने कहा ठीक है ठीक है, तुम रो मत, इधर आओ, दिखाओ दिखाओ कहाँ बढ़ रहा है। सर यहाँ पे 1 नंबर बन। तो सर ने कहा कहाँ बढ़ रहे हैं? सर यहाँ। ठीक है लो यहाँ 1 नंबर यहाँ। और कहाँ बढ़ रहे हैं? यहाँ पे। ठीक है आधा नंबर है। इसका ऐसा करते सर उसके 1.5 से 2 नंबर बढ़ गए। लड़की चली गई।
मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने कहा सर ये तो गलत बात है और ऐसा तो फिर हम लोगों की रैंक ही रजिस्टर हो जाएगी। अब बताइए, वो रोने लगी तो आपने नंबर बढ़ा दिए हैं, वैसे तो हम भी रोने लगेंगे तो हमारे भी बढ़ाइए। सर कह रहे देखो आनंद, तुम अभी समझते नहीं हो बात को। मैंने कहा सर क्या? तो देखो वो लड़की रो रही थी, तो मैंने उसकी कॉपी में नंबर बढ़ा दिए, वो खुश हो गई कि नहीं? मैंने कहा हाँ खुश तो हो गई, हंसते हुए गई है। कह रहे देखो मैंने इसकी कॉपी में नंबर बढ़ा दिए, वो भी खुश। तो ये देखो लिस्ट मेरे पास डली है, मैंने इसमें नहीं बढ़ाई है, मैं भी खुश। जो क्लास टीचर के बाद लिस्ट जाती थी, मार्कशीट उसी से बनती थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस मैं देखता था, आज भी सर ये चीजें मैं किसी को बताता हूँ तो मुझे याद आ जाती हैं चीजें। नहीं, बहुत अच्छा। उसके लिए देखो, मैं क्राइस्ट में एक्स टीचर रहा और बच्ची भी मेरी क्लास 4th में है जी। और आज तक कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़ोन किया हो कि इस कॉपी जो आपने चेक की से यहाँ और मार्क्स बढ़ सकता था। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस समय वो क्लास 4th में 1st पोजीशन पे है। बिल्कुल सर। और लास्ट ईयर उसको 2nd पोजीशन पे तो प्राइज मिली और अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें 1st है। और क्राइस्ट में 1st आना अपने आप में एक मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन और कभी मैं जो देखता हूँ कॉपी या वहाँ से कोई कंप्लेन, बच्ची बताती है कि आज ये हो गया पापा, मैंने कहा नहीं, वो सब टीचर हैं और टीचरों की बात फॉलो करो आप। बिल्कुल। तो सर कभी ये नहीं लगता कि मैं भी तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी अध्यापक रहा हूँ, तो कभी ना कभी तो बच्ची सही बोलती होगी? बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या सर मानसिकता होती है जो बाकी गार्जियंस को सीखना चाहिए? गार्जियंस के लिए ये है कि अगर हम छोटी छोटी बातों में अपने बच्चे का पक्ष लेंगे जी, तो टीचर जो बच्चे को देना चाहता है, वो भी कोई बहुत बड़ा टैलेंटेड नहीं है, वो भी समाज से ही निकला हुआ व्यक्ति है, तो वो चीज फिर इग्नोर करने लगेगा जो बच्चे, क्योंकि उससे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो अगर हम उसकी मिस्टेक को बार बार निकालेंगे, किसी की कमियों को बार बार उकेरेंगे, तो उसका एक मोरल डाउन हो जाता है, फिर वो चीज नहीं दे पाता। इसलिए हमें, अगर हमने बच्चे को टीचर को सौंपा है तो फिर थोड़ा उसको भी फॉलो करना चाहिए, टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ाई के लिए हो चाहे टीचर के लिए, हम कहते हैं आप कोई किताब पढ़ते हैं, ये पढ़ने का मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो बात उठ गई तो मैं बता रहा हूँ जी। हो सकता है कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग इस बात को सुन करके उनको लाभ मिल सकता है कि जो मैंने अपने पिछले 20 साल की पढ़ाई के दौरान अपना अनुभव किया कि हमने पहले किताब जो पढ़ना उसके लेखक को देख लिया और लगा कि ये किताब अच्छी है जी, तो उस किताब अच्छी है, फिर हमने पढ़ना शुरू किया और हमें पहली लाइन में मिला कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। जी सर। हम पढ़ते गए आखिरी लाइन में लिखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है जी। तो हमें कंफ्यूजन होगी तो हम पलट के फिर देखेंगे उसको। अगर आपने ऐसा किया तो इतना ज्यादा सिलेबस होता है सिविल सर्विस का कि आप यही करेक्शन करते रहेंगे और आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे, और जब तक खत्म करेंगे तब तक, जब लास्ट किताब पढ़ रहे होंगे तब तक पहली किताब भूल जाएगी। जब आपने बुक पे ट्रस्ट कर लिया है तो जो लाइन आपने पढ़ी है, जो ये लाइन कह रही है, जो करंट में आप पढ़ रहे हैं, आप उसी को फॉलो करिए और भूल जाइए। हो सकता है मैंने वो गलत पढ़ा हो, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में आप ढेर सारी चीजें पढ़ जाएंगे। जब मैं बीटेक करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए गया तो बीटेक का तो कोई मेरा सब्जेक्ट था नहीं, मैंने हिस्ट्री लिया और संयोग ऐसा हुआ कि मैंने 4 बार आईएएस प्री दिया, यूपीएससी कहिए, लेकिन आईएएस थोड़ा चलता है, 4 बार में क्वालिफाई कर गया। इसका कारण यही था कि बहुत कम समय में पूरी किताबों को पूरा पढ़ लेता। अगर हम लोग उसी उधेड़बुन में लगे रहे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। राइटर के ऊपर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखिए कि यार जो लिखा होगा सही लिखा होगा, चलो उसको भूल जाओ। अगर वही सर्च करते रहेंगे तो एक किताब 1 महीने में पढ़ेंगे, 10 किताब पढ़ना आपका समझ गया। जी, बिल्कुल। ये तरीका जो सर ने बताया है, ये सिर्फ आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे नहीं, कोई भी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट ना भी हो, जो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहता है, क्योंकि किताबों में ही पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वो कहीं ना कहीं किताबों पर जरूर ध्यान दे। बिल्कुल। और जो तरीका है, मेथड है, वो आपने सर से सुनी लिया है। सर का 20 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा भी थोड़ा बहुत जो अब तक का तजुर्बा है, यही सेम चीजें मैं भी आपसे हमेशा कहते रहा हूँ। बिल्कुल। किताबें तो ऐसी चीज है कि कहा गया है कि जिनका सिर किताबों के आगे झुका रहता है उसको लगता है तिरंगा के अलावा किसी की जगह झुकने की जरूरत भी नहीं। क्या बात है सर।
जो व्यक्ति का सिर किताबों के आगे झुका रहेगा उसको फिर आवश्यकता ही नहीं है किसी और के सामने अपना सिर झुकाने बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज्ञान, वो किताबें आपका सिर किसी के सामने भी कभी झुकने नहीं देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर होता है सामाजिक ओबीडियंस। समाज जो कहता है ये बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, या माँ बाप जो कहते हैं ये बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, कहीं ना कहीं सर मेरा अपना मानना है कि इस वजह से वो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। या फिर मैं इसी सवाल को सर ऐसे भी पूछना चाहूँगा कि जो माँ बाप कहते हैं, अपने बच्चे को बताते हैं या जो ज्ञान देते हैं, वो तो अपने ज़माने के हिसाब से देते हैं, बिल्कुल अपने नॉलेज के हिसाब से देते हैं। अब वो जो बच्चे को उन्होंने जैसे स्कूल में भेजा है, जनरेशन गैप हो गया है, आगे की चीज़ें वो सीख रहा है, फिर वो बच्चा जब आगे की चीज़ें के हिसाब से काम करता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इसमें है चीज़, ये चीज़ है कि कहते हैं कि जो चीज़ें वास्तविक जिंदगी में है और किताबों में उनमें अंतर है काफ़ी। जी। कहते हैं कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो। तो जो हमारे कहते हैं कि बच्चे को माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तो माँ बाप वाकई में अलग पीढ़ी के हैं, हम लोग अलग पीढ़ी के हैं। अलग वाकई में अगर हम अलग कुछ करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को, माँ बाप की चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन रही बात जहाँ पर मर्यादा की है जी, या संस्कारों की है तो वो भी चलते रहेंगे, लेकिन आपको अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, हम किसी धर्म या किसी व्यक्ति के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं जी। जैसे कहते हैं कि जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब ये माँ बाप ने भी हमें सिखाया कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन फिर जब आप लड़की देखने जाते हैं तो कहाँ तक पढ़ी हो, कलर कैसा है, कितना पैसा देगा, तो फिर ये कौन बनाता है जी। तो कभी कभी लगता है कि जो माँ बाप कहते हैं उनका अपना स्तर है, अब हमारा अपना स्तर है। माँ बाप ने कभी मोबाइल टच नहीं किया और अब हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के घूम रहे हैं जी। तो हाँ, थोड़ा बहुत हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उससे। सर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से चीज़ें बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर पूरी तरह से जो बच्चे बहुत ओबीडियंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी भी बच्चे का गलत नहीं चाहेंगे, लेकिन वो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल। और जो सही है, जो निर्णय आपको आगे अपने भविष्य में लेने हैं, वो निर्णय आप ले पाए, इसीलिए वो एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डालता है, अच्छे शिक्षक के हवाले अपने बच्चे को करता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को, जो गार्जियन सुन रहे हैं, अपने बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके उसको कितनी फ्रीडम देनी है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि उनको भी ये चीजें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चे के ऊपर भी फिर सर वो दबाव आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने माता या पिता की बात नहीं मान रहा हूँ। बिल्कुल आ जाता है दबाव। माता पिता को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आप सुविधाएं देंगे तो भी हो सकता हो बच्चा आगे ना बढ़ पाए। अपने गांव में एक कहावत चलती है कि अगर किसी के बच्चे को बिगाड़ना हो तो ज़्यादा दिन तक गोद में लिए रहो, खुद नहीं चल फिर पाएगा। तो बच्चों को करना क्या है कि एक प्लेटफॉर्म देना है, एक मिनिमम फैसिलिटी देना है, उससे आगे वो बढ़े। और बहुत ज़्यादा सुविधाएं की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कम सुविधाओं की भी ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उसको बढ़ने दिया जाए, उसके ऊपर भी विश्वास करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आप ही उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो फिर ये समाज, ये देश, ये दुनिया उसके ऊपर क्या यकीन करेगा। उसमें एक चीज है जो आज से हमारे यहाँ जो पूरी अपनी डेमोक्रेसी है, क्वेश्चन अंतर विषयक लग रहा है लेकिन इसी से संबंधित है जी, कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में नेताओं के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है जी, वो नहीं हो पाए। उनको लगता है कि मेरे बाद मेरा ही कोई वंशज या स्वजन बन जाए नेता। तो आप सोचो कि अगर जैसे नेता का लड़का नेता बनेगा तो गरीब का लड़का फिर गरीब नहीं बनेगा, फिर कहाँ पर बदल पाएगा। तो टीचर, अगर बाप मैं मास्टर हूं, मैं सोचने लगूं कि मेरी बच्ची मास्टर बनी या मेरी बच्ची डॉक्टर बनी, अब पता नहीं वो किस चीज में इंटेलिजेंट है, क्या करना चाहती है। तो हमें वॉच करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि अब वो किस चीज में आगे जा रही है, तो उसी में आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। हम अपनी अगर चीजों को थोपेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और बच्चों को जीतने की जो ललक है वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसको हारना भी सिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा अटपटा लगता है, ऐसा अब्राहम लिंकन जी ने लिखा।
अभी एक घटना हुई थी कोरोना के जस्ट थोड़ा बाद की ही घटना है। यूएसए में एक इंजीनियर था जो हमेशा शुरू से लेकर के आईआईटी तक टॉप करता गया और टॉप की कंपनी में नौकरी करने लगा, और किसी तरीके से ऐसा कुछ हुआ कि कंपनी से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसने अपना सपरिवार मतलब विद वाइफ सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने कभी हारना नहीं सीखा था। उसे लगा कि ये एकदम से इतनी बड़ी समस्या कहाँ आ गई। तो बच्चों को ये 2-3 चीजें जरूर सिखाएं कि 50 रुपये आपके पाए हुए से महत्वपूर्ण है कि हम 5 रुपये अपनी मेहनत से कमाएं, और जीतने के साथ साथ हार। आज हम बच्चे देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की किताब पढ़ती हैं, ये सचिन तेंदुलकर सफल हो गए, ये महेंद्र सिंह धोनी सफल हो गए, ये यहाँ पर मान लो आप स्वामी विवेकानंद जी का या आइंस्टीन का पढ़ते हैं या किसी का जी। तो उसके बाद हम वॉरेन बफेट या मुकेश अंबानी जी का किसी का पढ़ें, फिर हम क्यों नहीं सफल हो पाती हैं? उनके समय की परिस्थितियां अलग थी। आज वॉरेन बफेट इतनी आगे हैं, वो अखबार बेच करके शुरू किया जीवन यापन। आज दुनिया के एलन मस्क और वॉरेन बफेट सब लोग मतलब बहुत अमीर लोग हैं। तो क्या आज हम पेपर बेच के नंबर 1 बन सकते हैं? नहीं। उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय वो लोग कैसे आगे बढ़े। आज हम अगर वही चीज फॉलो करेंगे तो हम वॉरेन बफेट नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो लोग असफल हो गए हैं उनका जरूर देखें कि आखिर क्या कमी रह गई कि उस परिस्थिति में वो सफल नहीं हो पाया। हम सफल व्यक्तियों को देख लेते हैं। आज मैं अगर आईएएस बन गया होता तो वो तो आप परिचय के हैं तो हमको बुला लिया तो और अच्छी तरीके से हमको यहाँ पर बुलाती। लेकिन कभी देखो कि बंदा लौटा है तो क्या कारण है कि वो लौट आया। अगर बच्चे, हम कहते हैं कि सफल के साथ असफल व्यक्तियों को भी पढ़ो और देखो कि वो कहाँ कमी रह गई जिस कमी को हम पूरा कर जाएं। जी 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 बिल्कुल सर मेरा अपना भी व्यक्तिगत मानना है कि सफलता की कहानियां जितनी पढ़ी जाएं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एक इंसान को असफलता की कहानियां पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता से ही सीखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर बल्ब बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, जब वो लगभग 1000 बार फेल हो चुके थे, ये आपकी ही क्लास की कहानी है और आपसे ही मैंने सुनी है, और मैं इसी के साथ जोड़ देता हूँ। जब वो 1000 बार फेल हो चुके थे तो इस सोसाइटी वालों ने, समाज वालों ने उसका मजाक उड़ाया। सब लोगों ने ये कहा कि तुम बार बार प्रयास करते रहते हो, तुमसे होना कुछ है नहीं, 1000 बार में तुमसे बल्ब नहीं बना है, अब तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि तुम इस तरीके से क्यों सोचते हो कि 1000 बार मैंने बल्ब नहीं बना पाया। आज की डेट में मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे कभी बल्ब बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल यही बात थी। तो कहीं ना कहीं सर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, यही सर बहुत जरूरी है। बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, अगर हम कमियों को उसकी ढूंढेंगे तो हम कमियां ही ढूंढते रहेंगे। उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या सकारात्मक चीजें हैं, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा जी। और सर समाज में इतने हजारों लोग हमारे आसपास होते हैं, अगर हमें किसी के अंदर कुछ देखना ही है तो हर व्यक्ति से हम 2-2 अच्छाइयां देख लें और उन 2-2 अच्छाइयों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने ऊपर लागू करें, तो आप में तो इतनी सारी पॉजिटिव अच्छी चीजें हो जाएंगी कि आपके बराबरी का कोई इंसान नहीं होगा। बिल्कुल कोई नहीं रह पाएगा। ये बहुत गहरी चीजें जो इंजीनियर रमेश राजपूत जी से आज सुन रहे हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का। हमने आपसे वादा किया था कि लगातार हम ऐसे शख्सियतों को, समाज के ऐसे व्यक्तियों को बुला कर आपसे परिचय कराते रहेंगे जिनसे आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और हर एक उम्र के व्यक्तियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि अपने किसी भी उम्र के पड़ाव में आप सीखते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो कहीं ना कहीं फिर सिखाता ही रहता है। इसी सीखने और सिखाने के क्रम में मैं जब सोचता हूँ कि इतनी उम्र में मैं कहाँ गिटार बजाना सीखूंगा, मैं कहाँ बांसुरी बजाना सीखूंगा, मैं क्या योगा करना अब क्या सीखूंगा, फिर मैं देखता हूँ रमेश राजपूत जी का एक वीडियो, जिन्होंने पढ़ाते पढ़ाते ही बांसुरी बजाना भी सीख लिया, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट साइंस है। और मैं तो अपने हर वीडियो में ही बोलता हूँ, मैं भी साइंस का स्टूडेंट या टीचर रहा हूँ, मेरा भी सब्जेक्ट साइंस है। फिर मैं सोचता हूँ कि सर को साइंस लेना चाहिए, या किसी ने साइंस नहीं ली तो उन्होंने कहा मुझे वो सब्जेक्ट दो जो कोई ना पढ़ाना चाहता हो, जो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो, मैं उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बच्चे कहीं ना कहीं वही सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रुचि लेंगे। इसीलिए
सर ने बाबा रामदेव के जो भी आसन है योगा के सभी आसन पहले स्वयं सीखे हैं, अब बच्चों को सिखाते हैं। और योगासन में भी जो शिष्य हैं वो भी सर मंडल लेवल पर मैंने सुना है आपके बच्चे जाते हैं। बिल्कुल, मंडल लेवल पे बच्चे पुरस्कृत हैं। जब हम वहाँ पर गए, हमारी भर्ती हुई, तो हमने देखा कि टीचर के क्या उद्देश्य है कि क्या बच्चों को केवल विषय पढ़ाना है, तो नहीं, तो उसको हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, बच्चे का चहुमुखी विकास करना है। तो चहुमुखी विकास में अपना विषय है, योग है, कला है, संगीत है, सब चीजें आती हैं। अगर हम केवल उसके विषय पढ़ाते जाएंगे और बाकी चीजों से वो छूट जाएगा, और फिर देखते हैं कि जैसे जापान कहती है इतना डेवलप्ड कंट्री है, और इतना डेवलप्ड कंट्री है कि उसके बाद भी वहाँ सुसाइड करने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि मशीन बन गई। और मशीन बन जाएंगे तो मशीन बिगड़ जाएगी, तो अपने आप नहीं सुधरेगी। लेकिन इंसान अगर और चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो अपने आप को बुरी परिस्थितियों में, एक मतलब ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, उनमें भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो हमने योग को मतलब सीखा और फिर बच्चों को सिखाया, और बच्चों में तो लगन होती ही है। हमें तो बहुत मेहनत पड़ गई, हम कई बार गिरे। हमने आपको भी एक आध बार वीडियो भेजा कि लोधेश्वर धाम में परम पूज्य स्वामी जी के वहाँ जाते थे और बिच्छू बनते थे, गिर पड़ते थे, बनते थे, गिर पड़ते थे। ये सालों प्रक्रिया चली और अंत में हम बिच्छू चलने लगे, और यही आसन सबसे अच्छा था। फिर वहाँ गए तो गांव वालों ने भी कहा कि ऐसा है गुरुजी, बस रामदेव बाबा के आप लगभग 84 आसन तो करने लगे लेकिन पेट नहीं घुमा पाती हैं। तो फिर हमने कहा पेट घुमा के भी दिखाया। हमने कहा घुमाया जा सकता है। उसकी टेक्निक जनरली कोई बताता नहीं है पेट कैसे घुमाएं। अगर हम आपको टेक्निक बता दें तो आप पेट आज ही घुमाने लगी। कुछ ऐसा है नहीं। हमारे दर्शकों को भी और हमें भी वो टेक्निक बता दीजिए। टेक्निक यहाँ बताएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। संगीत कहाँ से आया? संगीत में ये था कि मेरे पिताजी जी गांव में जो बुंदेलखंडी फाग चलती है, फाग के अच्छे गायक रहे जी। और उनके बाद जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये इतनी प्राचीन विधा है जी, ये कहीं लुप्त ना हो जाए, गुम ना हो जाए हमारे घर से। तो हम फाग तो नहीं गाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा गाना गुनगुनाना सीखा जी। और सीखने के बाद जब टीचर बन गए, और टीचर बनने के बाद देखा हमने वहाँ हारमोनियम रखा, सब कुछ रखा है, लेकिन बच्चे नहीं बजा पाते हैं। तो बच्चे कैसे सीखेंगे जब कोई टीचर सिखाने वाला होगा? तो उसके लिए हमने कहा संगीत हम सीखें खुद। तो आकर के मैंने एक 2250 रुपए की एक बांसुरी मंगाई और धीरे धीरे उसको फूंकना शुरू किया। यूट्यूब से कुछ सर्च किया और जब सारे गामा पाधानी से सीख गया तो धीरे धीरे स्वर निकालने लगा। फिर बच्चे भी सीख गए और बच्चे भी मंडल स्तर पर पुरस्कृत हैं। हालांकि उसमें नेहा मैडम का ज्यादा योगदान है, क्योंकि हम तो केवल सिखाते हैं, बाकी तैयारी तो वही कराती रही। तो संगीत में ये हमको लगा कि इतनी अच्छी चीज है कि जब भी आप परेशान हो अगर बजा लेंगे तो आप खुद प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने कही है, संगीत में वो जादू होता ही है। और बहुत अच्छी एक और कला सर के अंदर है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रसन्न रहा जाए। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद फिर मैं कुछ समय दिल्ली रहा, वहां से मैं लौटा तो मैंने कहीं ना कहीं सुना हुआ था सर कि आपके यहाँ पे सर के घर में चोरी भी हुई थी, पिछले 2-3 साल पहले की बात है। उसमें लगभग 8 से 10-12 लाख तक की चीज़ें चली गई थी, सोना चांदी भी थी, तमाम चीज़ें थी। उसका परिणाम क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो सर से जानेंगे ही, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पर सर से मुलाकात करने गया तो मुझे लगा कि सर बहुत परेशान होंगे और दुखी होंगे कि इतना इतना मेहनत का पैसा चला गया है। सर ने बहुत सहजता से मुझे बैठाया और कह रहे देखो आनंद, तुम तो मुझे जानते हो, मैंने कभी अपने हाथों में अंगूठियां नहीं पहनी, अपने गले में मैंने कभी जंजीर नहीं पहनी, मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी वाइफ कभी कभार उसको थोड़ा शौक था सोने चांदी का, वो उसके गहने जेवरात चले गए, उस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है। लेकिन अब भी ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। जिस दिन चोरी हुई मैं थोड़ा सा 2-3 घंटे दुखी रहा, मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने तुरंत ऑनलाइन मुंबई से 2200-2600 रुपये, सर ने कुछ पैसे बताए थे, इतने रुपए की या 2600 रुपये की मैंने बांसुरी मंगाई।
3 से 4 दिन में वो बांसुरी आ गई थी। अब मैं बैठ के दिन भर वही बजाता हूँ सुबह से शाम तक। हमने तो वाइफ को यही कहा कि देखो, अगर आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया जी, और शरीर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो धन चला गया उसमें क्यों टेंशन कर रहे हैं, हमारा कैरेक्टर तो मजबूत है ना। जी तो, जी जी तो सर, क्योंकि बात ये आ ही गई है क्योंकि चोरी की, तो मैं यहीं सर कहीं ना कहीं मैंने तमाम चीजें देखी हैं, आप काफी जगह गए और शिक्षकों के साथ आपने ज्ञापन भी दिए। सर, इसका परिणाम क्या हुआ था, क्या वो चीजें प्राप्त हुई और क्या रवैया रहा शासन प्रशासन का? उसमें देखिए, इस टॉपिक को यहाँ पर तो काफी लंबा समय लग जाएगा बताने में। जी तो चोरी जब होती है जी तो देखते हैं कि इससे पहले भी कई चोरियां हुई, जी अब भी चोरियां हो रही हैं। जी तो सब चीजें आपके सामने ही, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक बहुत ही रिगरस पनिशमेंट चोरों को मिलता, एक कठोर दंड मिलता, तो शायद आगे चोरियां ना हो पाती। तो हमें लगता है कि जैसा चल रहा है समाज में, जी। उसी का ये परिणाम है। इसका सर कोई रिकवरी नहीं हुआ है? अभी कुछ नहीं हो पाया, ना चोरों को कोई पकड़ा गया है? ना चोर पकड़े गए हैं। अच्छा, चोर पकड़े गए थे। और चोर मतलब एक्सपायर कर गया, वो अच्छा, वो मर गया एक दुर्घटना में, जो मेन था। सर जब अगर चोर पकड़े गए तो माल रिकवर क्यों नहीं हुआ? माल रिकवर, अब देखो, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। उन्होंने कहा कि भाई इतना ही माल मिल पाया, बाकी उन्होंने गायब कर दिया या कहाँ कर दिया, ये कोर्ट का विषय है। ये कोर्ट का विषय है, लेकिन क्योंकि सामाजिक रूप से हम ये सब चीजें जानते हैं, समझते हैं बहुत सहजता से, क्योंकि सर ने कह दिया है कि पुलिस का काम करने का अपना तरीका है और पुलिस अपना काम करती है। व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से ये रवैया हमसे या आपसे छुपा नहीं है। बाकी तो आप भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं कि क्या किसके काम करने का तरीका होता है, और उन्हीं वजहों से सर कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान भी हैं, हो जाते हैं। अभी सर हमने, क्योंकि लगातार खबरें भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें साफ तौर पर नामजद होने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष होता है वो आरोप लगाते हैं कि कहीं थानेदार ने 50,000 रुपए ले लिए हैं, कहीं 1 लाख रुपए ले लिए हैं, कहीं ये कार्रवाई नहीं हो रही है, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ कमी कहाँ रह जाती है? कमी ये हो जाती है कि हमारा जो प्रशासन है, तो जो जब अंग्रेज चले गए 1947 में, तो वो चले गए, लेकिन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं उनके अंदर ये भावना नहीं आ पाई कि हम जनता की सेवा की। आप किसी ऑफिस में जाइए तो आप मालिक हैं, आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं मालिक की हैसियत से उस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान की शुरुआत वाली चीजों पर चर्चा हो रही थी। बाबा साहब वहां खड़े हुए कि संविधान कहाँ से शुरू किया जाए। तो सब लोगों की अपनी अपनी विचार थे। बाबा साहब तो 32 डिग्री लेने वाले व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा देश है वो केवल एक जमीन पर या एक कागज में लकीर खींचने से नहीं बना है, वो देश बना है यहाँ के लोगों से। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, यहाँ के लोग। तो हमारा संविधान शुरू हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो मालिक हैं, देश के निर्माता हैं, और जो कर्मचारी हैं वो क्या है, वो सेवक हैं, सर्वेंट हैं। लेकिन कहीं आपको लगता है जब प्रवेश करते हैं ऑफिस में तो लगता है कि हम नौकर हैं और वो मालिक हैं। तो ये भावना खत्म होना चाहिए और जनता जनार्दन को उसका हक मिलना चाहिए। और दूसरी चीज कि काम तब होता है जब आपकी आवाज, हम यहाँ स्टूडियो में बैठ करके या किसी एक खास जगह नारी लगा करके अगर हम आवाज को बुलंद करें तो आवाज नहीं पहुंच पाती। इसके लिए हमें समूह बनाना पड़ेगा। जैसे कि आज शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। ज्यादातर लोग संगठित नहीं है, इसलिए देखते हैं सबसे गरीब अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें संगठन की उतनी ही कमी है, और जहां लोग संगठित हैं वो अपना काम करा ले जाते हैं। तो संगठन हो, अच्छा संगठन, तभी काम हो सकता है। आपने सर संगठन की बात की, शिक्षा की बात की, मैं इसी के साथ एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा। आपकी नजर में क्या है वो चीज, या आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? सर शब्द है राजनीति। क्या है सर राजनीति और कितनी आवश्यकता है
पढ़े लिखे लोगों को या पैसे वालों को या गरीबों को? आपका राय क्या है सर आपका? राजनीति में तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि इसमें पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए जी, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो निश्चित है कि कौन देश चलाएगा, अनपढ़ लोग चलाएंगे जी, लेकिन जब आप राजनीति में आएंगे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन वहीं पर है जी, आप देखते हैं कि आप लगता है कि आईएएस बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। हम समझते हैं कि आईएएस से बड़ा 100 गुना कंपटीशन तो क्रिकेट टीम में जाना है। एक साल में पता चला कि 1000 पोस्ट आती है सिविल सर्विस में, वहां पर 11 सीट हैं, 11 में से 8 तो पहले से ही बुक हैं, शायद एक आध खाली हो। तो आप बताइए आईएएस बनना कठिन है कि ये क्रिकेट में जाना कठिन है? कठिन है। राजनीति में प्रधानमंत्री का एक पद है, बताओ कितना कठिन है। तो कंपटीशन वहां बहुत ज्यादा है। ये नौकरी वगैरह ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनमें पैसा भी कम लगता है तो ज्यादातर लोग चलो नौकरी करती हैं। कठिन चीजों में हाथ वही आजमाते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति रही बात बुरी या अच्छी, राजनीति अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छी बुरी दोनों होती है। अगर राजनीति अच्छे लोग करेंगे तो अच्छी हो जाएगी, बुरे लोग करेंगे तो बुरी हो जाएगी। बिल्कुल। और आजकल के जो पढ़े लिखे युवा हैं जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं, कहीं ना कहीं आवश्यकता है उनको आगे आने की। बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स की बात करें, माँ बाप की बात करें, तो बहुत कॉमन है ये कि माँ बाप तो कोई एग्री नहीं होता है कि मेरा बेटा राजनीति में जाए। अगर सर हम मिडिल क्लास की बात करें तो, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ये देखा है कि पहले की जो राजनीति होती रही है उसमें बहुत पैसे की आवश्यकता है, उसमें लोगों का फैमिली रूप से या फिर मसल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि ये भी समान रूप से हम देखते आ रहे हैं कि लड़ाई दंगे झगड़े ये सब पूर्व में होते रहे हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, तभी राजनीति बदलेगी और तभी विकास होगा, गांव-गांव का विकास होगा, ये तस्वीर तभी बदलेगी। बिल्कुल। बात सर गांव-गांव की आ गई है और यहाँ से लगातार कमाने के लिए या अच्छी जिंदगी जीने के लिए लोग बाहर जाने का हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। एक पॉइंट, विलेज वर्सेस सिटी, गांव वर्सेस शहर, आप किस नजरिए से देखते हैं दोनों को? उसमें दो चीजें हैं कि एक हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब जी, उन्होंने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, तो गांव में सुविधाएं दें। तो जब गांव के लोग आ जाते हैं यहाँ ज्यादातर शहर में, तो शहर के ऊपर इतना दबाव पड़ता है, चाहे वहां पर रहने के लिए सुविधा हो, बिजली पानी सब चीजों की सुविधाएं जरूरत बढ़ जाती है, तो शहर के ऊपर भी दबाव पड़ता है। तो क्या आप ये बताइए सब लोग शहर में आ जाएंगे तो फिर गांव का क्या होगा? वैसे देखा जाए तो कहते हैं हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। तो गांव में बसने के लिए हमें गांव में ही वो सारी फैसिलिटी करनी पड़ेगी, शहर से काम नहीं चलेगा। बाहर भाग भाग के कहाँ तक जाएंगे हम लोग, बताइए। बिल्कुल। हमने शिक्षा पर फिर बात आ गई कि शिक्षित हो गए और डिग्रियां ले ली, इसका मतलब ये नहीं हमारे पास दिमाग भी आ गया जी। पहले लोग शिक्षित नहीं थे जी। और पानी या जल प्रदूषण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं कि पानी को कैसे साफ रखें, फिर भी तालाब 100 गुना साफ रहते थे। अब इतनी सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं कि पानी को साफ रखो, तालाब को साफ रखो, और जो योजनाएं चलाते हैं और जिनको अप्लाई करने वाले हैं वो भी शिक्षित हैं, फिर भी तालाब गंदे पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि जो अशिक्षित थे और लगता है कभी कभी वही अच्छे थे कि पहले साफ थे तालाब, अब गंदे हो गए हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि जैसे हमने कहा शिक्षक बनना और शिक्षक होना अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही डिग्री लेना और शिक्षित होना में भी फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि पहले सर तालाब साफ होते थे, क्योंकि पहले सर इंसानों की या नेताओं की नीयत भी साफ होती थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अब तालाब गंदे हो गए हैं क्योंकि सर उसका कारण ये है जो योजनाएं चला रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं गंदे हो गए हैं। तो जरूरत है, इसीलिए सर ने कहा कि भाई शिक्षित लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए ताकि फिर से राजनीति भी साफ हो जाए और तालाब भी साफ हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम में।